और एक ही निष्ठा के साथ किया हुआ संघर्ष और प्रयास, इसके लिए जिम्मेदार है, बहुत कम लोगों को मालूम होगा। बहुत छोटी उम्र में एक बहुत गरीब परिवार में गुजरात के एक पुरातन नगर में जन्म लेकर लगभग कह लीजिए बाल्यकाल से किशोरावस्था में जब व्यक्ति प्रवेश करता है, उसी वक्त घर छोड़कर, बहुत सारी उज्जवल जीवन की संभावनाएं छोड़कर, क्योंकि बचपन से ही आत्मविश्वास थे, वो लैस थे, तो उज्जवल जीवन की काफी संभावनाएं छोड़कर पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उन्होंने माध्यम चुना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बनकर समाज की समस्याओं के निवारण के लिए और समाज की एकता के लिए काम करने का उन्होंने निर्णय किया। प्रचारक बनते ही इमरजेंसी आई और इमरजेंसी के दौरान उन्होंने एक युवा प्रचारक के नाते गुजरात में अंडरग्राउंड रहकर, भूमिगत रहकर काम करने वाले सभी विचारों के अलग अलग कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया, उसका हौसला बढ़ाया और चुनाव तक भूमिगत रहकर ही उसी आंदोलन का नेतृत्व किया। उसके बारे में भी उन्होंने लिखा है, नरेंद्र भाई ने, जो इमरजेंसी के उनके अनुभव थे उनके बारे में भी लिखा है और काफी सालों तक संघ का काम करते गए। मित्रों, नरेंद्र भाई राजनीति में आए, संगठक बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री भी बने। सारा देश यही काम से उनको जानता है, मगर मैं बिना संकोच से एक बात कहने चाहता हूं कि नरेंद्र भाई का देश की पब्लिक लाइफ में अगर सबसे ज्यादा योगदान है तो राजनीति में एक संगठक के नाते आने के बाद, एक मुख्यमंत्री होने के बाद और एक प्रधानमंत्री होने के बाद शायद जितना समय रहेंगे और करेंगे, उससे ज्यादा बड़ा योगदान कार्यकर्ता निर्माण का जो काम उन्होंने अपने प्रचारक जीवन में किया था और हजारों कार्यकर्ताओं की श्रृंखला बनाकर गुजरात के काम का एक पिंड बनाने का काम अपनी शुरुआत के जीवन में उन्होंने किया। जब 86 का ये जो मां जगत जननी को लिखी हुई डायरी का पत्र पढ़ रहे थे, वो उस दिन का पत्र है जब नरेंद्र भाई को संघ से भारतीय जनता पार्टी में काम करने के लिए कहा गया। उस दिन का ये पत्र है। 86 में नरेंद्र भाई भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संगठन गुजरात के बने। उस वक्त गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सर्वाधिक सीटें एक बार 21 आई थी। 182 विधानसभाओं में 182 सीटों की विधानसभा में 21 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई थी। ये हमारा सर्वाधिक वैभव था और उसमें से पूरी सामाजिक रचना को, पूरे समाज जीवन के हर हिस्से को, हर वर्ग को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया, समेटने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी को संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ाया और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को एक, आप कह सकते हैं, कॉन्क्रीट स्वरूप देने का काम नरेंद्र भाई ने किया। उसी के कारण और उस वक्त की जो राजनीतिक परिस्थितियां हुई, उसके कारण गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 95 से लेकर 2015 तक, आज तक गुजरात में भारतीय जनता पार्टी कभी परास्त नहीं हुई। वो नींव डालने का काम 1986 से 1995 नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री बने 2001 तक जो संगठन का काम गुजरात में हुआ, उसी के कारण हुआ। मित्रों, राजनीति में प्रवेश करने के बाद एक समय आया, नरेंद्र भाई दिल्ली के कार्यालय में भी रहे, राष्ट्रीय मंत्री रहे, राष्ट्रीय महासचिव रहे, राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी बने और देश भर का भ्रमण उन्होंने किया। और उस वक्त ही शायद भारतीय जनता पार्टी के संगठन की एक मजबूत नींव डालने का उनका मन, उनका जो इरादा है वो तैयार हुआ होगा। गुजरात में जब 2001 में उनको मुख्यमंत्री बनाकर भेजा गया, शायद एक देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों में पहले मुख्यमंत्री थे जो व्यक्ति कभी पंचायत के पंच का भी चुनाव नहीं लड़ा था
वो सीधा गुजरात का मुख्यमंत्री बनकर पार्टी ने इसको गुजरात की गुजरात में बहुत अटकलें लगाई जाती थी। उनको शासन का अनुभव नहीं है, उन्होंने कभी शासन में सीधी रूप से काम नहीं किया है, ना विधायक रहे, ना सांसद रहे, ना काउंसिलर रहे, ना मंत्री रहे, सीधे मुख्यमंत्री बनेंगे। और ऐसी परिस्थिति में जब पार्टी को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा था स्थानीय इकाई की चुनाव में, क्या करेंगे? गुजरात के कार्यकर्ताओं के मन में संशय कम था, मगर देश भर में गुजरात की घटनाओं को देखने वाले लोगों के मन में एक बहुत बड़ा संशय था। मगर गुजरात की जब नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री बने, उस वक्त की देश की राजनीति का मैं आपको थोड़ा 2 वाक्यों में परिचय कराना चाहता हूं। 47 के लेकर 2001 तक जिस तरह से राजनीति चली और 67 के बाद राजनीति में जिस तरह से गिरावट आने लगी, एक संशय देश के युवाओं के मन में खड़ा हुआ था कि बहुपक्षीय राजनीतिक व्यवस्था से इस देश में कभी कल्याण राज्य की व्यवस्था कभी खड़ी हो सकती है क्या? हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम कभी वेलफेयर स्टेट बना पाएगी क्या? और एक निराशा का भाव था। राइट, लेफ्ट, मध्य सबके शासन देश ने देखे थे। ठेठ दूर पूर्व में कम्युनिस्टों का शासन भी कल्याण राज्य बनाने में विफल रहा था और बाकी सब सरकारें भी धीरे धीरे फेल कर गई थी। उसी वक्त 2001 में नरेंद्र भाई को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने किया और उसके बाद गुजरात के अंदर जो शासन के अंदर परिवर्तन आया, संस्कार के अंदर, सरकार चलाने के संस्कार के अंदर जो परिवर्तन आया, और उसके कारण 2013 आते 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 गुजरात का मॉडल विश्व भर के एडमिनिस्ट्रेशन और आर्थिक जगत के लोगों के लिए एक नया संशोधन का विषय बना और सबकी आशाएं जगी कि इस देश में इसी संविधान के 2 पृष्ठों के बीच में ही वेलफेयर स्टेट की रचना हो सकती है। इस प्रकार का शासन गुजरात में नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हुआ। मित्रों, कल्याण राज्य की जो कल्पना है उसको साकार करने के लिए बाकी सब चीजें भी महत्वपूर्ण है, मगर कई ऐसी समस्याओं को नरेंद्र भाई ने उठाया, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये मूल विचार उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते गुजरात में उसको उठाया। हर गांव में चिलचिलाती धूप में मुख्यमंत्री से लेकर गांव के पटवारी तक सभी लोग 5 दिन कन्याओं को, बेटियों को दाखिला दिलाने के लिए स्कूल में जाते थे। इस प्रकार की एक शासन व्यवस्था गुजरात के अंदर खड़ी करी। 24 घंटा बिजली देने का प्रयोग जब शुरू किया तब काफी लोग हंसते थे। मैं भी उस मंत्रिमंडल में मंत्री था। मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों को भी संशय था कि भाई कैसे हो पाएगा, नामुमकिन है। देश भर में अगर हो सकता तो अब तक क्यों नहीं हुआ, मगर सफलतापूर्वक वहां हुआ। कृषि महोत्सव शुरू करते ही चमत्कारिक रूप से कृषि विकास दर जो 4% से कभी देश में किसी राज्य की बढ़ती नहीं थी, गुजरात ने कंटिन्यूअसली 10 साल तक एवरेज 10% से ज्यादा कृषि विकास दर को हासिल करने का काम नरेंद्र भाई के नेतृत्व में किया। सागर खेडू योजना, जो सागर किनारे के गांव है वहां पर अक्सर विकास नहीं पहुंचता है, उनके लिए एक स्पेशल पैकेज बनाया। वनवासी कल्याण योजना, कई प्रकार के ऐसे प्रयोग किए गए गुजरात सरकार के अंदर, जिसने सरकार नाम की एक संस्था के लिए लोगों की कल्पना को धीरे 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 बदलने का काम किया। कई नए प्रयोग जैसे ई गवर्नेंस, कर्मचारियों को कर्मचारी न मानना, कर्मयोगी मानकर उनको काम के साथ एक मनोयोग के साथ जोड़ने का एक नवीन प्रयोग नरेंद्र भाई ने गुजरात में किया। कर्मयोगी अभियान उठाया। वाइब्रेंट गुजरात के माध्यम से दुनिया भर की इंडस्ट्री को गुजरात में लाने का रास्ता प्रशस्त किया। स्किल डेवलपमेंट की शुरुआत भी यहाँ हुई। भारत की सबसे पहली FSL यूनिवर्सिटी बनी, रक्षा यूनिवर्सिटी बनी। 100% कनेक्टिविटी वाले पुलिस स्टेशन और 100% कनेक्टिविटी वाले गांव पहली बार अगर भारत में कहीं पर अस्तित्व में आए तो वो गुजरात में ही आए और ई गवर्नेंस का एक नया मॉडल उन्होंने करा। मित्रों, बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए, मगर आज ये विषय नहीं। मैं विषय इसलिए कह रहा हूं कि गुजरात के अंदर जो शासन चला, वो शासन ने देश भर में एक प्रकार की सुगंध फैलाई। इस बात की चर्चा कश्मीर से कन्याकुमारी और कामरूप से द्वारका तक फैले इतने बड़े देश में, हर सूबे में, हर प्रांत में पहुंची और उसी के कारण
एक माहौल बना 2013 में कि कोई परिवर्तन कर सकता है तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और उनके नेता नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। राजनाथ जी यहाँ बैठे हैं, वो पार्टी के अध्यक्ष थे, उनके ही अध्यक्षता में एक स्तुत्य निर्णय पार्टी ने लिया, नरेंद्र भाई को 2014 की चुनाव का कमान दिया और 30 साल से अस्थिरता के बीच जीती हुई भारत की राजनीति को एक स्थिर और स्थायी सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार 30 साल के बाद देने के काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र भाई और हमारे अध्यक्ष उस वक्त के श्रीमान राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में हुआ और आज वो सरकार 1-1.25 साल से बहुत अच्छे से काम कर रही है। मित्रों, नरेंद्र भाई एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। बचपन से देशभक्ति के संस्कार के कारण ही वो संघ से जुड़े, संघ के प्रचारक बने, एक अद्भुत संगठन कला के वो स्वामी है। प्रामाणिक और चारित्रवान जीवन केवल शब्दों में नहीं होता, यथार्थ रूप से जीने का कोई उदाहरण बहुत अच्छे तरीके से पेश किया है। तो 40 साल का सार्वजनिक जीवन आज देश के सामने खुली किताब की तरह पड़ा है। कोई उंगली उठाकर उस पर आरोप भी नहीं कर सकता। इस तरह का सार्वजनिक जीवन कैसे जिया जाता है, उसका नरेंद्र भाई ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। एक कुशल वक्ता है, एक हृदय के कवि भी है, एक सिद्धहस्त लेखक भी है, एक विजनरी प्रशासक है और कठोरता से फैसलों को लॉजिकल एंड तक ले जाने की राजकीय इच्छा शक्ति और मादा भी नरेंद्र मोदी में है और उसी के कारण परिणाम आते हैं। मित्रों, आज नरेंद्र भाई न केवल देश, विश्व की राजनीति में एक बहुत चर्चित और सफल नेता के रूप में प्रस्थापित हुए हैं। पूरी दुनिया में इनको जानने की, उनको देखने की, उनको सुनने की, उनके काम को समझने की उत्सुकता पैदा हुई है। दुनिया भर के देशों के राजदूतों को मैं पार्टी के अध्यक्ष के नाते मिलता हूं। 90% टाइम उनका ये नरेंद्र मोदी व्यक्ति क्या है उसकी क्यूरियोसिटी में निकल जाता है। उनके या हमारे देश की चर्चा कोई नहीं करता, नरेंद्र मोदी की जानकारी लेने में ही उनका समय निकल जाता है। तो आज 4 पुस्तक यहां पर रखी है। साक्षी भाव, वैसे सीधी सादी भाषा में कहिए तो डायरी है, रोजनिशी है, मगर नरेंद्र भाई क्योंकि भावुक व्यक्ति है और आध्यात्मिक रूप से एक हद तक चेतनवंत आत्मा है, इसलिए उन्होंने अपनी डायरी को मां जगत जननी को लिखे हुए अपने पत्रों से पत्र के रूप में लिखा है। उसका एक बचा खुचा हिस्सा जो हाथ में आ गया उसको यहाँ संकलित कर रखा है। मैंने भी कई पत्र उनके ऐसे पढ़े हैं। उतार चढ़ाव, सफलता, विफलता, निराशा, उत्साह, हर भाव में लक्ष्य बदले बगैर व्यक्ति किस तरह से सोच सकता है उसका बहुत बड़ा उदाहरण अगर देखना है तो आप साक्षी भाव पढ़ लीजिएगा। उतार चढ़ाव आए, सफलता विफलता आई, निराशा आई, आनंद आया, दुख आया, मगर व्यक्ति का लिखने का लक्ष्य एक ही रहा, भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बैठाना। यही लक्ष्य से कोई व्यक्ति 40 साल तक काम करता है, तब जाके साक्षी भाव की निर्मित होती है। सामाजिक समरसता का कंसेप्ट नरेंद्र भाई खुद अति गरीब परिवार से आते हैं। गरीबी को इन्होंने देखा है, पिछड़ेपन को उन्होंने देखा है।